नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शीरीन। मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में आज विश्लेषण करेंगे कि आखिर क्यों पिछले करीब 10 दिनों से जम्मू कश्मीर में आतंक के ग्राफ में अचानक से तेजी आई है। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में दो बड़ी आतंकी वारदात हुई। कल यानी 21 अप्रैल बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों का एनकाउंटर शुरू हुआ, जो आज तक चला। ये एनकाउंटर जारी ही था कि जम्मू में सुजवा आर्मी कैंप के नजदीक आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर हमला बोला। अब से थोड़ी ही देर पहले नौगाम में आतंकियों ने 2 मजदूरों को गोली मारकर जख्मी कर दिया। ये ताबड़तोड़ वारदात बताती है कि घाटी में आतंकी बुरी तरीके से बौखलाए हुए हैं। इस बौखलाहट की जब हमने पड़ताल की तो इसका सीधा कनेक्शन पाकिस्तान में हुए सियासी बदलाव से जुड़ता चला गया, क्योंकि पाकिस्तान में 10 दिन पहले ही सरकार बदली और शहबाज शरीफ की कुर्सी पर बैठते ही घाटी में आतंकी वारदातों की बाढ़ सी आ गई। लेकिन सवाल यह भी है कि शहबाज की इस बौखलाहट की वजह क्या है, क्योंकि कुर्सी पर बैठते ही शहबाज ने आतंक का नया चैप्टर शुरू कर दिया। इसकी पूरी पड़ताल आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हम करेंगे, लेकिन पहले देखिए घाटी में बौखलाए आतंकियों को हमारे जवान किस तरह उनके अंजाम तक पहुंचा रहे हैं। हम जम्मू के सुंजवा के उसी इलाके में है जहां कुछ आतंकियों ने यहां पर सीआईएसएफ की एक बस को निशाना बनाया। यही वो मकान है जहां पर जैश-ए मोहम्मद के 2 आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस पर हमला करके शरण ली थी। बारामूला के मालवन में 36 घंटे से ज्यादा समय हो गया है और मुठभेड़ जो है अभी भी जारी है। ये जम्मू में सीआईएसएफ की बस पर किया गया आतंकी हमला है। घात लगाए बैठे आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस को निशाना बनाया। इस हमले में एक जवान शहीद हुआ। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि कश्मीर में बुझ चुकी आतंक की आग को फिर से भड़काने की कोशिश है। अपना वजूद साबित करने के लिए आतंकी किस कदर बौखलाए हैं, ये इन 2 तस्वीरों से समझिए। पहली तस्वीर बारामूला में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ की है। बारामूला में अभी बंदूकें थमी भी नहीं थी कि जम्मू के सुजवा आर्मी कैंप के पास आतंकियों ने सीआईएसएफ बस को निशाना बना लिया। इन दोनों ही जगहों पर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया गया। लेकिन आतंकियों की इस बौखलाहट की वजह बताई जम्मू कश्मीर के डीजीपी ने। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा है जम्मू के अमन के माहौल को, पीसफुल माहौल को डिस्टर्ब करने का। ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। साजिश बड़ी थी लेकिन नाकाम हुई, क्योंकि जवान चौकन्ने मुस्तैद थे और आतंकियों को जवाब भी मुंह तोड़ दिया गया। ये तस्वीरें बारामूला में हुई आतंकी मुठभेड़ की हैं, जहां 2 दिन तक यूं ही गोलियां गरजती रहीं। बारामूला में आतंकियों ने एक घर को अपना ठिकाना बनाया था और इसी का सहारा लेकर वो लगातार फायरिंग कर रहे थे। जिस तरीके से यहाँ पे मुठभेड़ हो रही है और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि लगातार धमाकों पे धमाके हो रहे हैं, उससे यही माना जा रहा है कि जो अंदर मिलिटेंट हैं वो काफी ज्यादा हाईली ट्रेंड है और ऐसी जगह पर हैं जहाँ पे सुरक्षा बल उनको निशाना नहीं बना पा रहे हैं और वो लगातार उन पर फायर कर रहे हैं। घर में छिपे आतंकियों की टोली में एक आतंकी नाबालिग था। इसके पिता ने रो रो कर अपने बेटे को आतंक की राह पर ले जाने के लिए आतंकियों को कोसा। इस नाबालिग आतंकी को सरेंडर कराने के लिए सुरक्षा बलों ने भी पूरी कोशिश की। सेना के अफसर ने भी इसके साथी से बात की। जो फैसला है ना, इसको अपने घर वालों से बात करनी है। अच्छा, शायद ये बाहर आना चाहता है। अच्छा, तुम नहीं आना चाहते बाहर? मेरी तरफ से कोई एतराज नहीं है। अगर ये जाना चाहता है बाहर तो नहीं, तुम नहीं जाना चाहते?
हाँ? तुम नहीं जाना चाहते? तुम बचना नहीं चाहते? नहीं, मैं नहीं आना चाहता। क्यों? मैं इधर ही ठीक हूँ। मैं अपने फर्ज के लिए निकला हूँ, बस अपना फर्ज पूरा करके। दोस्त यार, फर्ज तो तुम्हें ही पता है ये क्या है। इसके बाद सेना ने इस नाबालिग आतंकी के पिता को बुलाकर उससे भी सरेंडर की अपील कराई। फैसल बुझा अबूजी चोन ये नजदीक कन सुनियर हथियार त्रा अंदर कन नियर मैं तू थोत तुन चलाइन को निमन से कर में काट फैसल बुझा अबूजी चोन। इसके बाद भी जब आतंकी सरेंडर को तैयार नहीं हुए तो सुरक्षा बलों ने उस घर को ही उड़ा दिया जिसमें आतंकी छिपे थे। इस ऑपरेशन में 4 आतंकी मारे गए। मेरे पीछे आप बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों के वो वाहन देख सकते हैं जिनमें सवार होकर यहाँ पे सुरक्षा कर्मी आए थे, और इसके अलावा जो अन्य असॉल्ट टीम्स हैं उनके वाहन आगे की तरफ है। यानी कुल मिला के देखें तो 36 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस ने जानकारी दी है कि 4 मिलिटेंट को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जबकि 5 से लेकर 6 मिलिटेंट्स के छुपे होने की खबर थी, जिसके बाद ये ऑपरेशन चलाया गया था। बारामूला में ऑपरेशन जारी ही था कि जम्मू के सुजवा कैंप के पास आतंकियों ने सीआईएसएफ की एक बस पर घात लगाकर हमला बोला। पुलवामा जैसी घटना को दोहराने के लिए न केवल आतंकियों ने इस पर ग्रेनेड फेंका बल्कि इस पर गोलियां भी बरसाईं, लेकिन यहां पर जो आतंकी हैं उनका करारा जवाब दिया। आप देखिए टायर तक बस्ट हुए हैं इस गाड़ी के, तो आतंकियों ने आतंकी इस पर कुछ बरसा नुकसान कर पाते। इसमें सवार सीआईएसएफ जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी और फिर उसी फायरिंग में आतंकी इस बस को छोड़कर भागकर जो है वो एक घर में शरण ली। बारामूला में आतंकी एक घर में छिपे थे तो सुजवा कैंप के पास सीआईएसएफ की बस पर हमला करने वाले आतंकी जान बचाने के लिए एक घर में जा छिपे। घर की तस्वीरें आप देखिए, हर तरफ से शीशे जो हैं वो टूटे पड़े हैं। घर की हालत बयां कर रही है कि यहाँ किस कदर गोलीबारी जो है वो हुई है। अरमान साहब, आप कहाँ थे जिस समय आतंकी आए? मैं अपने दूसरे मकान पे था, लेकिन मेरी फैमिली इधर थी। कैसे निकाला आपने फैमिली? सर ये आर्मी ने निकाली। हाँ, उन्होंने सर ये तो नहीं पता था कि ये आतंकी है क्या है, लेकिन आर्मी ने बोला कि आप बाहर आ जाओ, हमें यहाँ सर्च ऑपरेशन चलाना है। खुफिया दस्तावेजों के मुताबिक गाड़ी में आईडी विस्फोटक लगाकर आतंकवादी पिछले पुलवामा हमले की तर्ज पर ही आतंकवादी साजिश को अंजाम देना चाहते हैं, जिससे पिछले हमले की तर्ज पर सुरक्षा बलों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें। इसके लिए उन्होंने पिछली साजिश की तरह ही एक स्थानीय शख्स को इस हमले की जिम्मेदारी भी सौंपी है। लेकिन आतंकी संगठन ये भूल गए हैं कि सुरक्षा बल इस बार पहले से ज्यादा अलर्ट भी हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब भी दे रहे हैं। घात लगाकर हमला कर भागे इन कायर आतंकियों की कोई चाल कामयाब नहीं हुई और सुरक्षा बलों ने उन्हें ढेर कर दिया, और इस तरह 2 दिन के अंदर आतंकियों के 2 बड़े हमले नाकाम किए गए। 2 दहशतगर्द जो फदाइन दस्ते का हिस्सा थे, सुसाइड स्क्वाड का हिस्सा थे जैश ए मोहम्मद के, जो पाकिस्तान की तरफ से लॉन्च किए गए, और इनको जहां पर टास्क ये दिया गया था कि इन्होंने किसी सिक्योरिटी फोर्स के कैंप को या सिक्योरिटी की किसी हैवी डिप्लॉयमेंट को एंगेज करना है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज करनी है, लॉस करना है। अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉन्च है इन 2 दहशतगर्दों की, जो प्राइम मिनिस्टर साहब का विजिट जो 2 दिन के बाद है उसके करीब हुआ, ये एक बहुत बड़ी साजिश हो सकती है ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब के विजिट को साबोटाइज करने के लिए। मगर ये अच्छी बात है कि ये वक्त रहते इतला भी मिली और इतला के ऊपर कामयाब ऑपरेशन भी हुआ। बारामूला और सजवा में चले ऑपरेशन में कुल 6 मिलिटेंट ढेर किए गए, जबकि एक जवान भी शहीद हुआ है। लेकिन पीएम मोदी के दौरे से पहले हुए ये हमले इस बात का सबूत है कि मिलिटेंट इस दौर में हताश हुए हैं, क्योंकि ये दौर घाटी में तरक्की के नए दरवाजे खोलने जा रहा है। देखिए, जम्मू कश्मीर में पिछले 10 दिनों से आतंक की वारदात में काफी तेजी देखने को मिली है और ठीक 10 दिन पहले ही पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की सरकार बनी है। पहले शहबाज के कुर्सी पर बैठते ही घाटी में हुई आतंकी वारदातों पर एक नजर डाल लेते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर बीते 10 दिनों में हुआ क्या है। कुर्सी पर शहबाज और कैसे आतंक फैलता चला गया। देखिए, 11 अप्रैल आतंकी वारदात हुई कुलगाम, अनंतनाग और बारामूला। कश्मीर के 3 इलाकों में 11 अप्रैल को आतंक की वारदात हुई है, जो 11 अप्रैल की घटना है। और इसके साथ ही देखिए, शपथ के दिन ही 11 अप्रैल को शहबाज की शपथ हुई थी और उसके दिन ही जम्मू कश्मीर के कुलगाम, अनंतनाग और बारामूला में ताबड़तोड़ आतंकी वारदात हुई।
इसके बाद आपको बता दें 13 अप्रैल, ये दूसरी तारीख, जब कश्मीर के कुलगाम और डोडा, इन दो इलाकों में हमला हुआ। आतंकियों ने एक निर्दोष नागरिक की हत्या की और डोडा में आईईडी डिफ्यूज किया गया। इसके बाद अगले ही दिन यानी कि 14 अप्रैल में कश्मीर के शोपिया इलाके में आतंकी घटना होती है। यहां पर भी एक आतंकी हमला हुआ शोपिया इलाके में। फिर 15 अप्रैल वारदात हुई दो जगहों पर, कश्मीर के बारामूला और राजौरी। 15 अप्रैल को बारामूला में सरपंच की गोली मारकर हत्या कर दी गई और राजौरी में सुरक्षा बलों ने एक आईईडी को डिफ्यूज किया। इसके बाद अगले ही दिन यानी 16 अप्रैल को भी अनंतनाग में एक और आतंकी हमला हुआ और एक जवान इसमें शहीद हो गया। 18 अप्रैल को पुलवामा में आरपीएफ जवान शहीद हुआ और कुपवाड़ा में आतंकी के हथियार यहां पर पकड़े गए। ये 18 अप्रैल को दो जगहों पर आतंकी वारदातें हुई। फिर इसके बाद 19 अप्रैल को भी कुपवाड़ा में भारी मात्रा में हथियार बरामद हुए। 19 अप्रैल के बाद जो अगली घटना हुई वो हुई है 21 अप्रैल को। 21 अप्रैल को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई बारामूला इलाके में। बारामूला में मुठभेड़ हुई जो आज खत्म हुई है। और इसी के साथ आज सुबह जम्मू में सुजवा इलाके में आतंकियों ने सीआईएसएफ की बस को निशाना बनाया। तो ये बीते 10 दिनों का आंकड़ा है। ये आंकड़ा साबित करता है कि शहबाज के कुर्सी पर बैठते ही पाकिस्तान ने घाटी में किस तरीके से आतंक का खेल एक नए सिरे से शुरू कर दिया है। तो शहबाज ने 11 अप्रैल को शपथ ली। उसके बाद से जम्मू कश्मीर में किस तरह से, देखिए, शहबाज की शपथ हुई 11 अप्रैल को और उसके बाद आतंकी घटनाएं लगातार यहां पर बढ़ती चली गई। 15 आतंकी वारदात जम्मू कश्मीर में हो चुकी है। वारदात की संख्या आप देखिए, यह आंकड़ा बताता है कि कैसे शपथ के बाद ही यहां पर आतंकी घटनाएं बढ़ती चली गई। हालांकि 12 आतंकियों को ढेर किया गया है। इसके अलावा 2 नागरिकों की इन हमलों में जो आतंकी वारदातें हुई हैं उसमें मौत भी हुई है। आतंकियों को अंजाम तक पहुंचाने में 3 जवान भी शहीद हो गए। तो ये शहबाज शरीफ के शपथ लेने के बाद का वो आंकड़ा जो बताता है कि घाटी में कैसे जो घटनाएं हैं आतंक की वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और इसी के साथ साफ है कि शहबाज की ताजपोशी का घाटी में आतंक से सीधा कनेक्शन है। लेकिन सवाल यह है कि शहबाज के गद्दी नशी होते ही आतंक में तेजी क्यों आई है? आखिर क्या है इसके पीछे की वजह, क्या साजिश है? अब आप एक रिपोर्ट देखिए और इसे समझिए। शहबाज शरीफ ने अपनी आतंक नीति का ट्रेलर तो कुर्सी संभालते ही दिखा दिया था, लेकिन सवाल यह है कि शहबाज ने कुर्सी संभालते ही आतंक का राग क्यों छेड़ा है? तो इसकी वजह समझने के लिए पाकिस्तान का राजनीतिक समीकरण समझना होगा। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पीएमएलएन के नेता हैं। उनकी कुर्सी बिलावल भुट्टो की पीपीपी के सहारे टिकी है। पाक में शरीफ और भुट्टो परिवार राजनीतिक विरोधी हैं। इमरान को हटाने के लिए सेना दोनों को साथ लाई। अब पीपीपी और पीएमएलएन का गठबंधन सेना ने बांध रखा है, जिससे शहबाज बाजवा की कठपुतली बने हुए हैं। बाजवा का कार्यकाल अगले 6 महीने में खत्म होने जा रहा है और उनके ही कार्यकाल में भारत ने जम्मू कश्मीर से 370 हटाया है। अब बाजवा कुर्सी छोड़ने से पहले कश्मीर में आतंक फिर जिंदा करना चाहते हैं। बाजवा पाकिस्तान में अपनी वर्दी पर लगे दाग हटाने के लिए घाटी को सुलगा रहे हैं और शहबाज शरीफ एक कठपुतली की तरह उनके साथ खड़े हैं। पाकिस्तान की ये नीति रही है कि जब भी कोई यहाँ से प्रधानमंत्री जाते हैं या गृह मंत्री जाते हैं, अभी वाले या पहले वाले, तो कुछ ना कुछ वो शरारत करने की कोशिश करते हैं, एक मैसेज अपनी तरफ से देने की कोशिश करते हैं, एक विश्वव्यापी तौर पे एक मैसेज देने की कोशिश करते हैं कि प्रधानमंत्री आ रहे हैं या गृह मंत्री आ रहे हैं या कोई और के वीवीआईपी आ रहा है, लेकिन सब कुछ यहाँ ठीक नहीं है। तो ये एक साइकोलॉजिकल वारफेयर भी कह लीजिए और एक जो पाकिस्तान की सोची समझी नीति 30 साल से टेररिज्म भड़काने की जो वहां पे कोशिश की जा रही है, उस नीति के तहत ही एक कड़ी है, इसमें कुछ नया नहीं है। पाकिस्तान की इस राजनीति के साथ साथ घाटी में आतंक के ताबड़तोड़ हमलों की एक और वजह है कश्मीर पहुंच रही विकास की नई किश्त। खुफिया सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में ताबड़तोड़ आतंकी हमले कराने के पीछे पाकिस्तान की कोशिश एक तीर से 2 निशाने करने की है। पहली तो यह है कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह संदेश देना चाहता है कि कश्मीर को लेकर भारत में अंदरूनी आतंकवाद जोरों पर है। दूसरी कि वह जम्मू कश्मीर के विकास के लिए सामने आने वाली कंपनियों और व्यवसायियों को डराना चाहता है, जिससे वो जम्मू कश्मीर के विकास के लिए निवेश न करें। बारामूला और सुजवा कैंप में हुए आतंकी हमले को जम्मू कश्मीर में होने वाले पीएम के दौरे से जोड़कर देखा जा रहा है। इस रैली को नाकामयाब करने के लिए, यहाँ पर दहशत फैलाने के लिए, आने वाले समय में अमरनाथ यात्रा जिस प्रकार से हो रही है, इन सभी चीज़ों को रोकने का प्रयास किया गया। लेकिन हमारी जो जाबाज
पुलिस है, CRPF है, आर्मी है और TRF है, ICSF है, इन सभी लोगों ने इस ऑपरेशन को करके तो मुझे लगता है इन सबको नाकाम किया है। प्रधानमंत्री के दौरे से पहले आतंकियों की इस बौखलाहट की बड़ी वजह है, क्योंकि पीएम का ये दौरा कश्मीर में तरक्की का नया रास्ता खोलने जा रहा है और पाकिस्तान इससे परेशान है। प्रधानमंत्री 24 अप्रैल को जम्मू कश्मीर दौरे पर जाएंगे। कई विदेशी कंपनियों के प्रतिनिधि पीएम के साथ होंगे। इस दौरान घाटी में 38,000 करोड़ के निवेश के प्रस्ताव पर चर्चा होगी। पाकिस्तान इससे बौखलाकर आतंकी वारदात को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान की बौखलाहट की एक और बड़ी वजह है। कश्मीर में यूएई का प्रतिनिधिमंडल पहुंच रहा है, जो पीएम से मुलाकात करेगा, क्योंकि यूएई की कई कंपनियां कश्मीर में निवेश करने जा रही हैं। मार्च में खाड़ी देशों के 30 CEO श्रीनगर के दौरे पर आए थे। यूएई का कश्मीर में निवेश पाकिस्तान के कश्मीर स्टैंड को खारिज करता है। पाकिस्तान बौखला गया है और ये भी दिखाने की कोशिश कर रही है कि हम जो कश्मीरी मुस्लिम मेजॉरिटी है उससे दोस्ताना ताल्लुकात चाहते हैं, उनके हक में हैं, उनकी जो वेलफेयर है वो चाहते हैं। तो यूएई सरकार से यही है कि वहाँ अपने कोई बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट हो, कुछ उस तरह की ट्रेड पार्टनरशिप हो। तो ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट कदम होगा कि यूएई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुस्लिम नेशन है, तो उसके वो उनका पीएम के साथ आना अपने आप में एक बहुत प्रतीकात्मक कदम। पाकिस्तान ने पिछले महीने ही इस्लामाबाद में OIC की कॉन्फ्रेंस की। यूएई OIC का महत्वपूर्ण सदस्य है। ऐसे में यूएई का जम्मू कश्मीर में निवेश का ऐलान कहता है कि यूएई जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के स्टैंड को खारिज करता है और जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मानता है, जबकि पाकिस्तान कश्मीर के खिलाफ OIC देशों को एकजुट करने में लगा हुआ था। मास्टर स्ट्रोक में अब पड़ताल होगी ताजा बुलडोजर कांड की। दिल्ली में जहांगीरपुरी बुलडोजर कांड के शोले अभी ठंडे भी नहीं हुए थे कि राजस्थान से एक नया बुलडोजर कांड सामने आ गया है। राजस्थान के अलवर में सड़क चौड़ी करने के लिए 3 मंदिर ढाए गए। इसे लेकर कांग्रेस और बीजेपी में तलवारें खिंच गई हैं, लेकिन मामला इसीलिए पेचीदा हो गया है कि प्रदेश में सरकार कांग्रेस की है और सड़क चौड़ी करने का मास्टर प्लान जारी करने वाली नगरपालिका पर बीजेपी का कब्जा है। इसीलिए दोनों एक दूसरे पर हमलावर हैं। सवाल यह है कि क्या अब बुलडोजर सिर्फ सियासत का हथियार बन गया है? इसका पूरा विश्लेषण हमारी इस रिपोर्ट में होगा। राजस्थान में मंदिर पर महाभारत। तीन 300 साल पुराने मंदिर पर चला बुलडोजर। ये गया मंदिर पूरा, ये देखो ये गया मंदिर पूरा। एक ही जगह पर 3 मंदिर जमींदोज। यार पैर जूता ले लेके चल रहा है। जब कंधे में नसीब नहीं होगा। यूपी, एमपी और दिल्ली के बाद राजस्थान में बुलडोजर पर बवाल छिड़ा है, लेकिन यहाँ कहानी में ट्विस्ट है, क्योंकि बुलडोजर मंदिर पर चला है। राजस्थान के अलवर में ये गया मंदिर पूरा। सड़क चौड़ी करने के नाम पर एक एक करके 3 मंदिर बुलडोजर से ढहाए गए। मामला अलवर की राजगढ़ नगरपालिका का है और दावा है कि ढहाए गए मंदिरों में एक मंदिर तो करीब 300 साल पुराना था। यार पैर जूता ले लेके चल रहा है। जब कंधे में नसीब नहीं होगा। मंदिर पर बुलडोजर चलाने की घटना 17 अप्रैल को हुई थी, लेकिन तस्वीरें अब ऐसे वक्त में सामने आई हैं जब जहांगीरपुरी हिंसा के बाद MCD के अतिक्रमण अभियान पर विवाद हो रहा है। दिल्ली में बीजेपी पर एक समुदाय को टारगेट करने का आरोप लग रहा था और अब राजस्थान की घटना ने बीजेपी को हमलावर होने का मौका दे दिया। आज जो आपने राजस्थान में किया है, शिव मंदिर पर प्रहार करके, वही आपका सत्य है। दुखद यह है कि जहांगीरपुरी में, दिल्ली में एक वैधानिक कार्य को जिस प्रकार से आपने कम्युनल रंग देने की कोशिश की, जिस प्रकार से आपने धर्म का अमली जामा पहनाने का प्रयास किया और जो आप आज राजस्थान में कर रहे हैं, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं एक बदले के भाव के साथ वोट बैंक की पॉलिटिक्स को कांग्रेस पार्टी। बीजेपी इसलिए भी हमलावर है क्योंकि जब दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में मस्जिद के गेट और आसपास की दुकानों पर बुलडोजर चला तो कांग्रेस आग बबूला थी। राहुल गांधी ने संविधान की दुहाई दी तो कांग्रेस के दूसरे बड़े नेता केंद्र सरकार पर हमलावर हो गए थे।
कि हमारी सरकार कोई गुंडागर्दी कर रहे हैं हमारे नागरिकों के खिलाफ। देखिए, हमें तो लग रहा है कि एक संदेश दे रहे हैं एक समुदाय को कि आप लोग के स्टेटस इस देश में अभी बदल गए हैं और हम तय करेंगे आप किस किस्म से जिएंगे इसमें। जब मस्जिद के आगे का अतिक्रमण हटाया गया तो कांग्रेस खफा। जब अलवर में सड़क चौड़ी करने के लिए मंदिर टूटे तो बीजेपी गुस्से में। ये गया मंदिर पूरा। लेकिन अलवर कांड ने बीजेपी को मौका दे दिया है, क्योंकि मुद्दा हिंदुओं के मंदिर से जुड़ा है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि मंदिर को गिराने का मास्टर प्लान तो बीजेपी का ही है। कांग्रेस का कहना है कि राजगढ़ नगर पालिका पर बीजेपी का कब्जा है और सड़क चौड़ी करने का मास्टर प्लान नगर पालिका ने पास किया, जिसके साथ अतिक्रमण हटाने का प्रस्ताव भी पास हुआ था। जिला कलेक्टर की तरफ से जारी बयान में भी इस बात की तस्दीक की गई। उस मंदिर के अतिक्रमण हटाने की शुरुआत पूर्व सरकार वसुंधरा राजे जी जब मुख्यमंत्री थी और भाजपा की सरकार थी, तब उस सरकार के समय शुरू हुई। वहां के भाजपा के मंडल अध्यक्ष श्री सत्येंद्र सैनी ने 15/10/2018 को भी जिला कलेक्टर अलवर को एक चिट्ठी लिख करके इस अतिक्रमण को हटाने की बात कही। कांग्रेस ने जब बीजेपी पर पलटवार किया तो बीजेपी ने इस दंगल को नया एंगल दे दिया। बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस विधायक जौहरी लाल मीणा का वीडियो भी दिखाया। बोया बीज बमूड़ क्या तो आम घास से खाए। मैं भी आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, आपके 34 पार्षद हैं और यही पार्षद मेरा है और 6 मेरा नॉमिनेट पार्षद है। मैंने मुझसे भी कहा था कि तुम 34 पार्षद को ले आओ, फैसला 34 पार्षद ने किया, नहीं कि मेरे एक पार्षद ने। टूटे हुए मंदिर के पुजारी ने भी विधायक के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। साथ पिछले दिनों पीएम मोदी की बेहद अहम बैठक हुई थी। रूस यूक्रेन युद्ध में भी भारत की भूमिका को पूरी दुनिया देख रही है। पिछले 1 महीने में तो ऐसा हो गया है कि भारत सुपर पावर्स का सेंटर बन गया है। ये कैसे, ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा हुआ कैसा। दुनिया में भारत के बढ़ते कद को आप समझिए। कल यानी कि 21 अप्रैल को ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन भारत आए। इससे पहले 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसके साथ ही अमेरिकी प्रेसिडेंट आप जानते हैं जो बाइडेन के बीच एक महत्वपूर्ण मुलाकात हुई। हालांकि वो वर्चुअल मीटिंग थी, लेकिन कई मायनों में महत्वपूर्ण। साथ ही दोनों देशों में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच 2+2 की बैठक भी हुई। और इससे पहले 31 मार्च को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत आए। इसी दिन ब्रिटेन के विदेश मंत्री लिज ट्रस भी भारत आई। और फिर 30 मार्च की अगर बात करें तो 30 मार्च को अमेरिकी डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भारत आए और इसी दिन जर्मनी के विदेश और सुरक्षा नीति के सलाहकार जेन्स प्लॉटनर भी भारत आए। इससे पहले दुनिया के बड़े देशों के नेताओं का ऐसा तूफानी दौरा पहले कभी नहीं हुआ, वो भी ऐसे वक्त में जब चीन की भारत से तनातनी बढ़ी हुई है। अमेरिका के साथ भी उसका तनाव लगातार बढ़ रहा है। रूस और यूक्रेन पर जंग छिड़ी हुई है, यानी दुनिया भर में अफरा तफरी का माहौल है और सारे बड़े देश भारत की तरफ देख रहे हैं। बोरिस जॉनसन का दौरा भी इसीलिए हुआ है क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि भारत के बगैर कहीं भी बात नहीं बनने वाली। भारत के साथ साझेदारी जरूरी है। प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और उनके डेलीगेशन का भारत में हार्दिक स्वागत करता हूं। Amazing reception, absolutely amazing. I felt a bit like Sachin Tendulkar and my face was about as ubiquitous everywhere as Amitabh Bachchan. I was everywhere to be seen, and it was fantastic. जब भारत अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यहाँ आना अपने आप में एक ऐतिहासिक पल है। I have the Indian jab in my arms, and the power of good it did me. So many thanks to India. ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के इस दौरे ने भारत और ब्रिटेन के बीच के मजबूत संबंधों में एक और नया अध्याय जोड़ दिया है। उनका ये दौरा सिर्फ इस नजरिए से ऐतिहासिक नहीं है कि दोनों ही देशों के बीच कई तरह के समझौते हुए, बल्कि इसने दुनिया को दिखाया है
कि भारत की बढ़ती ताकत को दुनिया में नजरअंदाज करना बेहद मुश्किल हो गया है। बोरिस जॉनसन के इस दौरे में भारत और ब्रिटेन के बीच कई बड़े और बेहद अहम समझौते हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा समझौता रक्षा को लेकर हुआ है। ये ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि चीन और पाकिस्तान की तरफ से बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत की नीति आत्मनिर्भर बनने की है और इसमें ब्रिटेन बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। हमने रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की है। रक्षा क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्नोलॉजी, डिजाइन और डेवलपमेंट सभी क्षेत्रों में यूके द्वारा आत्मनिर्भर भारत के समर्थन का हम स्वागत करते हैं। यही नहीं, ब्रिटेन भारत पर केंद्रित जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस भी बनाने जा रहा है, जिससे रक्षा खरीद में डिलीवरी का समय घटाया जा सके और ब्यूरोक्रेसी को कम किया जा सके। ब्रिटेन के साथ रक्षा के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाने की दो बड़ी वजहें हैं। पहली ये कि भारत की तीनों सेनाओं के लिए आधुनिक हथियारों और उपकरणों की जरूरतों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके, तो वहीं दूसरी ये कि ब्रिटिश कंपनियों की साझेदारी के सहारे मेक इन इंडिया के जरिए अर्थव्यवस्था की ताकत को बढ़ाया जा सके। रक्षा समझौतों का सीधा असर भारत की भविष्य की रक्षा जरूरत पर पड़ने वाला है। साथ ही चीन को काउंटर करने में भी ब्रिटेन भारत की मदद करेगा, क्योंकि अमेरिका सहित ब्रिटेन भी ये अच्छी तरह जानता है कि अगर चीन को काउंटर करना है तो फिर इंडो पैसिफिक में भारत से मजबूत और उससे ज्यादा भरोसेमंद दोस्त और कोई हो नहीं सकता। इसीलिए पीएम मोदी ने भी चीन का नाम लिए बगैर भारत की मंशा साफ कर दी। फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। जाहिर है, अगर क्वाड बना है तो उसे चीन की दादागिरी पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया है और बगैर भारत क्वाड का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह चीन की बढ़ती ताकत को देखते हुए ब्रिटेन भी भारत से संबंध मजबूत कर रहा है। इसीलिए ब्रिटेन भारत के साथ मिलकर इंडो पैसिफिक में सुरक्षा को बढ़ावा देगा। दोनों देश मिलकर नई फाइटर जेट तकनीक पर काम करेंगे। हेलीकॉप्टर्स निर्माण और मैरीटाइम सिक्योरिटी में भी भागीदारी बढ़ाई जाएगी। बढ़ती रक्षा भागीदारी पर बोलते हुए जॉनसन ने कहा कि इसका सबसे बड़ा फायदा पीएम नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया प्रोग्राम को मिलेगा। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का यह बयान खासी अहमियत रखता है और साथ ही ये बताता है कि भारत के साथ अब पहले जैसा बर्ताव करना मुमकिन नहीं है। साथ ही ये भी साफ करता है कि पश्चिमी देशों को अब अपनी नीति बदलनी पड़ रही है, जिसमें वो लकीरें खींच पाले बांध देते थे और कहते थे कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो आप हमारे खिलाफ हैं। कम से कम रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग ने इस चीज को लेकर भ्रम साफ कर दिया है। अमेरिका के लाख दबाव के बाद भी भारत ने यूक्रेन युद्ध पर रूस के खिलाफ वोटिंग नहीं की। अमेरिका ने बहुत दबाव बनाया कि भारत रूस से तेल नहीं खरीदे, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया कि देश हित में जो अच्छा होगा वो करने से भारत कभी पीछे नहीं हटेगा। बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन युद्ध की चर्चा भी पीएम मोदी से की। पीएम मोदी ने भी वही बात दोहराई जो रूस यूक्रेन पर भारत शुरू से ही कहता आ रहा है। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। देखिए, पीएम मोदी ने जो बात कही उसमें संदेश साफ था कि भारत अपनी भूमिका नए बन रहे वर्ल्ड ऑर्डर में आखिर कैसे देख रहा है। पीएम मोदी ये बात अच्छी तरह जानते भी हैं और साथ ही समझते भी हैं कि जितनी जरूरत भारत को दुनिया के बड़े देशों की है, उससे कहीं ज्यादा दुनिया के उन बड़े देशों को भारत की भी जरूरत है। ये कैसे, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, चीन जिस तरह से दुनिया के बड़े देशों के लिए एक खतरा बनता जा रहा है, उसका काउंटर बगैर भारत को साथ लिए नामुमकिन है और अब ये दुनिया जानती है। इसके बाद अगर बात करें कारोबार की, देखिए कारोबार के लिहाज से तब भी दुनिया को भारत की जरूरत है, क्योंकि भारत बहुत बड़ा बाजार है और इसीलिए इस बाजार पर दुनिया की निगाहें रहती हैं। इसके साथ ही देखिए, पिछले कुछ साल में भारत ने जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग में तेजी दिखाई है, उससे यह भी साफ हो गया है कि अगर दुनिया को चीन पर अपनी निर्भरता कम करनी है तो भारत से बेहतर विकल्प उन्हें कहीं और नहीं मिलने वाला।
कोरोना संकट में भारत ने दुनिया को यह दिखाया कि मेडिसिन और वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग में उसका तोड़ नहीं है कोई भी। इसके अलावा दुनिया के लिए भारत लाखों सामानों का एक बड़ा सप्लायर भी है। देखिए, भारत इस वक्त दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और साल 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकती है। तो यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। दुनिया भर में मंदी के बावजूद भारत इकलौता ऐसा देश है जहां सबसे तेज बढ़ती इकोनॉमी है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो ये बताती हैं कि सिर्फ भारत को दुनिया की नहीं बल्कि दुनिया को भी भारत की जरूरत है। तो दुनिया में भारत की बढ़ती ताकत और बढ़ती साख का अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पाकिस्तान से तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। पूर्व पीएम इमरान खान को आपने सुना होगा, वो तो पीएम रहते हुए भी और पीएम की कुर्सी छिन जाने के बाद भी भारत की विदेश नीति की तारीफ किए जा रहे हैं। तारीफ बनती भी है क्योंकि पिछले कुछ सालों में भारत ने जिस तरह दूसरे देशों से अपने संबंधों को मजबूत किया है वैसा पहले कभी भी नहीं हुआ था। और इसी का नतीजा है कि ऑस्ट्रेलिया के बाद अब ब्रिटेन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर मुहर लगने वाली है। ब्रिटेन और भारत के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होने से दोनों ही देशों को बड़ा फायदा होगा। इससे न सिर्फ अर्थव्यवस्था में तेजी आएगी बल्कि रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और दोनों देशों के बीच कारोबार में भी तेजी आएगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के विषय पर दोनों देशों की टीम्स काम कर रही है। बातचीत में अच्छी प्रगति हो रही है और हमने इस साल के अंत तक एफटीए के समापन की दिशा में पूरा प्रयास करने का निर्णय लिया है। यानी कुल मिलाकर भारत हर वो फैसले कर रहा है जिसका फायदा देश को मिले, यहाँ के लोगों को मिले। ब्रिटेन के साथ रक्षा समझौते हों या फिर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो, ये सब भारत की शानदार विदेश नीति का नतीजा है। इसीलिए तो दुश्मन देश से भी तारीफों के पुल बांधे जा रहे हैं। कुल मिलाकर पिछले एक दशक में भारत ने न सिर्फ पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाई है बल्कि अपनी साख भी मजबूत की है। भारत की ताकत को पहचाना गया है और अब इसे एक बड़ा प्लेयर भी माना जाने लगा है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।